साहित्य संगम के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सत्र का विषय भारत का स्वयं, वर्तमान चुनौतियां और हमारी भूमिका रहने वाला है। इस सत्र को लेने के लिए हमारे बीच एक अति विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर सुरेंद्र जी पूनिया। आपका नाम वैसे किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी एक औपचारिक परिचय बनता है। आपने सैन्य जगत, खेल जगत और भारत को स्वस्थ रखने में अतुल्य योगदान दिया है। इनका व्यक्तित्व का जो परिचय है वो विशेषकर युवाओं के लिए अति प्रेरणादायक है। आपका जन्म सिक्कर जिले के ही राजपुरा ग्राम में हुआ है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पाटन के नवोदय विद्यालय से हुई है। इसके बाद आपने आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से MBBS की डिग्री प्राप्त की और इसके पश्चात भारतीय सेना में स्पेशल फोर्सेस यूनिट को ज्वाइन किया। आपने स्पेशल फोर्सेस में 5 वर्ष की सेवाएं कश्मीर में दी हैं और इन सेवाओं के लिए आपको 4 मेडल भी प्राप्त हुए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसके बाद आपने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में साउथ अफ्रीका महाद्वीप के कांगो देश में भी सेवाएं दी हैं। वहाँ से लौटकर आपने राष्ट्रपति भवन में भी अपनी सेवाएं दी हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी के सानिध्य में आप रहे। आपने उनकी सुरक्षा गार्ड और उनके निजी डॉक्टर के तौर पर सेवाएं दी हैं। राष्ट्रपति भवन के अपने कार्य के दौरान ही आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आपने पावर लिफ्टिंग और एथलेटिक में कुल 27 मेडल आपने जीते हैं। खेल जगत में आपके इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति द्वारा आपको विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया। आपका डॉक्टर कलाम के साथ कार्य करने का भी अनुभव रहा है। आपने उन्हीं के मार्गदर्शन में सोल्डर थेरान नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया, जो भारतीय सेना के अपने देश सेवा में घायल और बलिदान हुए सैनिकों के परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए एक इनिशिएटिव था। वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट में उसे सपोर्ट करने के लिए आपने एक सबसे बड़े कम्युनिटी इनिशिएटिव फिटिस्तान, एक फिट भारत को भी आपने शुरू किया। तो सूर्यदेव जी से आग्रह है कि आज का विषय भारत का स्वयं, चुनौतियां और हमारा भूमिका, इस विषय को आगे बढ़ाएं। हेलो। शेखावटी साहित्य संगम के कार्यक्रम में मौजूद यहाँ सभी आगंतुक महानुभावों को मेरा जय हिंद कबूल हो। जय हिंद दोस्तों। आवाज़ नहीं आ रही? पीछे NCC के छात्र बैठे हैं, आप लगभग अर्ध सैनिक हैं। आवाज़ इतनी बुलंद होनी चाहिए। और सेना में एक कहावत है कि जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो आवाज़ में का जो पिच है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि रावलपिंडी में ISI हेडक्वार्टर वालों को पता चलता है कि हिंदुस्तान में कहीं कोई आवाज़ गूंज रही है हमारे खिलाफ और भारत की महत्ता के लिए और भारत की जय के लिए। सो शुरू करने से पहले हम भारत माता की जय बोलेंगे। तैयार हो आप सब? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, जो आज का विषय है भारत का स्व और भविष्य की जो हमारी चुनौतियां हैं उसके ऊपर, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इतने प्रबुद्ध जनों के बीच में मेरे जैसे एक सामान्य नागरिक को, भारत के नागरिक को एक मौका दिया आपने। मैं मेरे जो अनुभव हैं, हो सकता है कि आप उनसे सहमत ना हो और आपको उसका पूरा हक है, लेकिन जो मेरी समझ है भारत के बारे में,
और जो मेरा इतने लंबे समय का भारतीय सेना में और उसके बाद में राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में जो जीवन रहा है, उसके आधार पे मैं मेरे विचार आपके साथ शेयर करूंगा। आपने सुना होगा एक बहुत फेमस शेर है कि उसमें जो शायर है इकबाल, जो मूलतः उसके पूर्वज सारे हिंदू थे, बाद में वो इकबाल बन गया। तो उसने जो लिखा है कि यूना और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से। यूना और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से। यूनान एक बहुत बड़ी संस्कृति थी, रोम एक बहुत बड़ी संस्कृति थी, मिस्र एक बहुत बड़ी सभ्यता और संस्कृति थी, सब मिट गए जहां से। अब तक मगर बाकी है नामो निशान हमारा, कि दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी संस्कृतियां और सभ्यता थी वो कालखंडों के साथ विकसित होती रही, खत्म होती रही, लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति, यहां की सभ्यता, यहां की सनातन सभ्यता, वो आज भी जिंदा है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों दौरे जमा दुश्मन रहा हमारा। कि सदियों तक, आज से नहीं, हजारों सालों से दुनिया के अनेक लोगों ने कोशिश की इस देश को खंड विखंड करने की, इस देश को क्षत विक्षत करने की, यहाँ की परंपराओं को मिटाने की, यहाँ की संस्कृति को खत्म करने की, यहाँ के जो सामाजिक मूल्य हैं उनको खत्म करने की, यहाँ का जो धर्म है उसको खत्म करने की। और वो तब भी की थी और आज भी कर रहे हैं। और आज जो उनके पास जो तरीके हैं वो थोड़े से और पैने हो गए हैं। उस समय तलवार के नोक पे की थी, और आज जो दूसरा है वो वैचारिक तौर से वो कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है जब आज तक वो नहीं कर पाए तो अब भी भारत का कुछ नहीं कर पाएंगे वो। दोस्तों, जो स्वत्व है उसकी जो गरिमा है वो उसमें निहित भावनाएं, अनुभूति और चेतना के अंदर है। चाहे वो फिर परिवार का स्वत्व हो, चाहे समाज का स्वत्व हो, और चाहे राष्ट्र का हो। अगर आप अपने परिवार के प्रति भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े हुए हैं, अगर आपके दिल दिमाग में, आत्मा में परिवार के प्रति चेतना नहीं है, और अगर आप अपने परिवार के प्रति जो आपकी अनुभूति है भावनात्मक वो नहीं है, तो आप उस परिवार के लिए एक निर्जीव व्यक्ति हैं, किसी काम के नहीं है, बोझ हैं उस परिवार पे। ठीक उसी तरह से समाज पे, और ठीक उसी तरह से राष्ट्र पे। अगर आपको आपके राष्ट्र से, देश से मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, उसकी परंपराओं में आपका विश्वास नहीं है, उसके धर्म में आपकी आस्था नहीं है, अगर आप उसके खिलाफ जा रहे हैं तो आप उस देश के ऊपर एक बोझ हैं, ये मेरा मानना है। और भारत के स्वत्व की अनुभूति अगर आपको करनी है तो भारत के प्रति आपकी श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। अगर भारत के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है तो फिर आप भारत के स्वत्व की बात नहीं कर सकते। इस देश में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, यहीं जीते हैं, यहीं व्यापार करते हैं, लेकिन क्रिकेट मैच के बाद में पाकिस्तान जीवे जीवे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, क्योंकि उनके दिल दिमाग आत्मा में इस राष्ट्र के प्रति स्वत्व नहीं है। बस यही एक वजह है। और भारत का जो स्वत्व है वो हिंदुत्व में है। अब अगर मैं हिंदुत्व की बात करता हूं तो मेरा यह मानना है कि हिंदुत्व इस देश का, जब भी अगर आप हिंदुत्व का जिक्र करो तो ये मत समझो कि ये सिर्फ एक धर्म मात्र से जुड़ा हुआ शब्द है। जब मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूं तो हजारों साल पहले से लेकर आज तक चलने वाली भारत की संस्कृति, भारत का गौरवमय इतिहास, भारत की परंपराएं, भारत का ज्ञान, भारत का साहित्य, भारत का नृत्य, भारत का आयुर्विज्ञान, भारत की चिकित्सा पद्धति, भारत की स्थापत्य कला, भारत का जो रीति रिवाज, जीने की पद्धति, ये सब उसमें शामिल है। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत का स्वत्व हिंदुत्व में है। दोस्तों, 1947 में हम स्वाधीन हो गए, लेकिन स्वतंत्र नहीं हुए। और जो स्वत्व की लड़ाई है ये आज से नहीं लड़ी जा रही है, ये बहुत पहले से चल रही है।
इस स्वत्व की लड़ाई को जिंदा रखने के लिए ही लोग मुगलों से लड़े। आदि शंकराचार्य ने मठों की स्थापना की, वेदांत का सिद्धांत फैलाया पूरे देश में, धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं की स्थापना की। आज लोग मजाक उड़ाते हैं, जब भी कोई नागा साधु का जिक्र करता है तो जो युवा पीढ़ी है उनको सिर्फ इतना भर पता है कि वो सिर्फ नंगे घूमते हैं। ऐसा नहीं है। इस धर्म की रक्षा करने के लिए, इस देश की रक्षा करने के लिए, इस देश की परंपराओं मूल्यों की रक्षा करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा साधु की स्थापना की थी। आपको यह जरूर पढ़ाया गया, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे दिमाग को खाली किया गया और उसमें कुछ नई चीजें डाल दी गई हैं। इस स्वत्व के संघर्ष में मुगलों से महाराणा प्रताप, शिवाजी लड़े, देश के बाकी हिस्सों में और लोग भी लड़े, भरतपुर के जाट राजा लड़े, पेशवा लड़े, रानी लक्ष्मीबाई लड़ी। स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम हुआ वो भारत की पहचान के लिए हुआ। उसके बाद में जब बंग हुआ 1905 में, तब पूरा देश एक साथ हुआ। फिर जितने भी स्वदेशी जो आंदोलन थे वो भी स्वत्व का ही परिणाम था। और उसके बाद में जब देश आजाद हुआ और देश के दो टुकड़े किए गए तो इस देश की अधिकांश जनता को आज भी उनके दिल में पीड़ा है कि अखंड भारत का एक हिस्सा निकाल के कुछ लोगों को दे दिया गया। दर्द सिर्फ उन्हीं को हुआ और उन्हीं को है जो भारत के स्वत्व में अपना विश्वास रखते हैं, जो भारत को राष्ट्र मानते हैं, जो भारत को भारतवर्ष मानते हैं, जो भारत को मां समान मानते हैं। दोस्तों, ये जो संघर्ष जो चला था 1947 में, वो एक विराम मिला जिसमें आप स्वाधीन हो गए, लेकिन स्वतंत्र नहीं हुए। और जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो मैं आज आपको बताऊंगा और आपको खुद को लगेगा कि सही में हमारे चारों तरफ ये चीज हो रही है। आपने बहुत सारे स्कैम सुने कि बोफोर्स का घोटाला हुआ, आपने सुना कि कोयला स्कैम हुआ 1,84,000 करोड़ का, आपने सुना कि 2G का स्कैम हुआ 1,78,000 करोड़ का, आपने सुना कि कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ 53,000 करोड़ का। लेकिन आपको यह नहीं पता कि इन सब घोटालों से बड़ा एक और बहुत बड़ा घोटाला हुआ जो अभी तक चल रहा है। वो है इस देश की जनता के साथ, इस देश के नागरिकों के साथ, इस देश के युवाओं के साथ, और जो हमारी पीढ़ी, हमारे पिताजी वाली पीढ़ी है उन तक, उन सब के साथ तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया। वो था वैचारिक स्कैम, वैचारिक घोटाला। देश की आजादी के बाद में जो देश का इतिहास लिखा गया, और यहां बैठे हुए जितने सीनियर साथी हैं उनको पता होगा कि इतिहास व्याख्या का एक विषय है। जैसे आप उसकी व्याख्या करोगे वैसा ही पढ़ने वाले को लगेगा। अगर एक अनजान आदमी, मैं अगर इस हॉल में नहीं हूं और अगर आज मैं दिल्ली, मुंबई या मैं त्रिवेंद्रम में बैठा हूं, तो इस यहां पे क्या चल रहा है आप में से जो लोग मुझे बताएंगे, मेरे मनस्थिति पे, मेरे मानस पटल पे वही प्रतिचित्र बनेगा कि यहां पे ये चल रहा है। अगर वो सही बताएगा तो वो बन जाएगा। अगर वो यहां बोलेगा कि यहां बम बनाने की फैक्ट्री पे काम चल रहा है, तो मेरे दिमाग में ये हो जाएगा कि इस प्रांगण में ये चल रहा है। ठीक उसी तरह से देश के इतिहास को इस ढंग से तोड़ा मरोड़ा गया 1947 के बाद में। और जब मैं पढ़ रहा था स्कूल में और जितने सीनियर साथी यहाँ बैठे हैं वो पढ़ रहे थे, अब शायद चेंज हो रहा है एजुकेशन पॉलिसी, तो कुछ नई चीज़ें उसमें आ रही हैं कि इतिहास को सिर्फ 2-3 हिस्सों में बांट दिया गया। एक इतिहास का वो हिस्सा कि भारत अंधकार युग में था, भारत में न ज्ञान था, न विज्ञान था, न आयुर्विज्ञान था, न आयुर्वेद था, न स्थापत्य कला थी, कुछ नहीं था भारत में। ये एक राक्षसी प्रवृत्ति का देश था जहां सिर्फ जातियां थी और जातियों के नाम पे लोगों में विभाजन था, कोई राजा था, किसी को दबा के रखा जाता था। उसके बाद में परिवर्तन काल आया, और वो परिवर्तन काल क्या था कि जिसमें विदेशी आक्रांताओं ने इस देश पे हमला किया, कि वो परिवर्तन काल था। उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, जिसमें मुगल थे, तुर्क थे, खिलजी थे, लोधी थे, बख्तियार, ये सारा जो ग्रुप है इनको कहा गया कि ये बदलाव लेके आए। और उसके बाद में एक ज्ञान का युग आया, वो है जो जब अंग्रेज है जिन्होंने इस देश को लूटा, खाया,
और जाते वक्त इस देश को कंगाल करके चले गए और देश को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के ऊपर छोड़ के चले गए कि वो ज्ञान का युग था। जब देश आज़ाद हुआ तो दो ऐसे इतिहासकार थे जो नेहरू के पास गए, जिनमें एक मजूमदार और एक जदुनाथ सरकार। उन्होंने कहा कि देश का सही इतिहास लिखना हमें, तो एक कमेटी बनाई गई शिक्षा बोर्ड, जिसमें उनको चेयरमैन बनाया गया। और जब उन्होंने भारत के आदि काल से रामायण महाभारत से जब लिखना शुरू किया इतिहास में, तो उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना कलाम, जो आदमी कभी कॉलेज नहीं गया, कभी स्कूल नहीं गया, जो आदमी सिर्फ मदरसे में पढ़ा हुआ था, उस आदमी को लगा कि ये तो भारत के असली चीज़ें लिखने लग गया है। तो उन्होंने उस बोर्ड को खंडित कर दिया, नष्ट कर दिया, बंद कर दिया। और उसके बाद में एक ताराचंद नाम के आदमी, जो कि ईरान में भारत के राजदूत थे और जो इस्लामी संस्कृति से इतने प्रभावित थे और वामपंथी थे, उनको भारत का इतिहास लिखने के लिए खुला हाथ दे दिया गया। उन्होंने रोमिला थापर जैसे लोगों को पकड़ा और उन्होंने भारत के इतिहास के साथ सही शब्दों में कहा जाए तो बलात्कार किया। उन्होंने इस देश के इतिहास में सिर्फ एक परिवार, महात्मा गांधी, नेहरू, उनको लेके और उसके बाद में अकबर, जहांगीर, शाहजहां, यहीं तक सीमित रखा। आप जब इतिहास में देखेंगे 3 क्लास से लेके 12th क्लास का पुराना इतिहास है, उसमें 93 चैप्टर्स, 93 टाइम्स अकबर के बारे में लिखा गया है, 30 बार शाहजहां और जहांगीर के बारे में लिखा गया है, 18 बार औरंगजेब जैसे आदमी के बारे में लिखा गया है। और उनको ये दिखाया गया है कि वो इस देश को के अंदर परिवर्तन लेके आए, इस देश का उन्होंने भला किया। सिर्फ और सिर्फ शिवाजी का 8 बार जिक्र हुआ है, महाराणा प्रताप का 1-2 बार हुआ है, इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई का 1 बार है। उसके अलावा उन्होंने सब कुछ मिटा दिया और अंग्रेजों और उसके बाद में महात्मा गांधी और उसके बाद में नेहरू और मुगल, बस यही पूरे देश की जनता को पढ़ाया गया है। और हमारी पीढ़ी को सिर्फ 2.5 दिन का झोंपड़ा, ताजमहल और लाल किले के अलावा पता ही नहीं था कि इस देश में कोई बड़ी इमारत बनी है। और जब आज बड़े हुए तो हमें लगता है कि हमारे साथ तो बहुत बड़ा खेला हो गया कि इस देश में जब आप स्थापत्य कला की बात करते हो तो ऐसी ऐसी इमारतें बनाई हुई हैं हमारे पूर्वजों की पूरे देश में। आप साउथ के अंदर जाके देखिए, आप जैन मंदिर देखिए, एक पिलर के ऊपर सारे पिलर, अगर एक पिलर गिर जाए तो पूरा मंदिर गिर सकता है। सोमनाथ मंदिर देखिए, आप अक्षरधाम, आप जाके उस स्थापत्य कला को देखिए तो सही कि बिना गणित के, बिना विज्ञान के कैसे बना सकते थे। अगर इतने ही अंधकार में थे तो कैसे बना सकते थे वो लोग। आप सूर्य मंदिर को देखिए, आप साउथ के जितने भी मंदिर आप जाके देखिए तो सही आप कि कैसे बना दिए उन्होंने। और जो आदमी जिन्होंने इस देश में धर्म परिवर्तन तलवार की नोक पे किया, आपने उनको हमारा शहंशाह बना दिया। हमें मजबूर कर दिया कि हर आरएस के एग्जाम में, हर आईएएस के एग्जाम में उन्हीं की हम गाथाएं लिखते जाएं। जो लोग इस देश के लिए लड़े, मातृभूमि के लिए लड़े, धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए लड़े, उन लोगों को आपने मिट्टी के नीचे दबा दिया, नई पीढ़ी को पता ही नहीं चलने दिया। उनको यह दिखाया गया आप लोगों को कि इस देश में पैदा होने वाला लड़ नहीं सकता, इस देश में पैदा होने वाला सिर्फ गुलाम पैदा हो सकता है, वो काम कर सकता है, वो मजदूर बन सकता है। हमें सिर्फ ये सिखाया गया। उसके बाद में देश के जो इतिहास के साथ साथ जो छेड़छाड़ी की गई वो संविधान के साथ की गई। और 1976 में इमरजेंसी के दौरान संविधान में एक बहुत बड़ा शब्द जोड़ा गया, सेकुलरिज्म। और मेरी नज़र में वो इस संविधान का सबसे बड़ा फ्रॉड वर्ड है। सेकुलरिज्म का मतलब है कि सारे धर्म समान हैं। नहीं, हो ही नहीं सकते सारे धर्म समान, है ही नहीं। आप हकीकत में देख लीजिए, नहीं है। भारत बहुधर्मी है। भारत का जो सिद्धांत है सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम। हमारा सनातन धर्म कहता है कि हर आदमी अपना धर्म प्रैक्टिस करे, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम किसी को फोर्स नहीं करते, हम रिलीजियस कन्वर्जन में बिलीव नहीं करते। इस देश की संस्कृति कहती है। कहीं आपने किसी मंदिर में आपने देखा आज तक कि वहां पुजारी बैठ के किसी दूसरे धर्म के आदमी को बोल रहा है कि तुम यार हिंदू बन जाओ,
तुम हिंदू बन जाओ, तुम ईसाई छोड़ दो, तुम मुस्लिम इस्लाम छोड़ के तुम हिंदू बन जाओ, कहीं भी देखा हो, नहीं होता ही नहीं है, क्योंकि बिलीव ही नहीं करते। हम इस चीज में बिलीव ही नहीं करते। जबकि दूसरे जो धर्म है उनकी जो बुक्स हैं उनके अंदर पहली लाइन ही लिखी हुई है कि जो हमें नहीं मानता वो काफिर है, जो हमें नहीं मानता वो अनबिलीवर है। हिंदू धर्म इतना समावेशी है, सनातन धर्म, कि आप एक घर में हम 5 भाई हैं, पांचों कोई राम जी को मान रहा है, कोई शिव जी को मान रहा है, कोई हनुमान जी को मान रहा है, कोई दुर्गा माता को मान रहा है, और एक भाई या बहन किसी को भी नहीं मान रहा, फिर भी आराम से रह रहे हैं। इतना समावेशी, इतना टॉलरेंट दुनिया में किसी भी जगह चले जाइए आप, वो नहीं मिलेगा। लेकिन जो ये वर्ड है ये जानबूझ के जोड़ा गया, और ये एक साजिश थी ईसाई मिशनरियों की, और उसके साथ साथ जो इस्लामिस्ट साहित्यकार थे उन लोगों ने अंदर ये इंसर्ट कर दिया, जिसकी खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। क्योंकि देश सेकुलर नहीं है। अगर आप मुझे फोर्स करेंगे कि सब समान है, तो मैं, हो सकता है कि आप संख्या में ज्यादा हैं तो मैं आपकी बात मान जाऊं, हो सकता है आपकी सरकार हो, मैं डर के मारे मान जाऊं, लेकिन मेरे अंदर एक विद्रोह, और किसी भी समाज के अंदर जब लोगों के अंदर कुंठा और विद्रोह होता है तो वो देश, वो समाज, वो परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। यह भी सत्य है। लेनिन की और मार्क्स की काल्पनिक क्रांतियों को तो आपको इतिहास में पढ़ा दिया गया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आजाद हिंद फौज खड़ी की, और जो विदेशों में जाके अंग्रेजों को जिन्होंने मणिपुर और बर्मा के अंदर घुटने टिका दिए, उस आदमी को साइड में किनारे कर दिया गया। लोगों ने अपने गले में खुद ने मेडल डाल लिए। अगर मैं दौड़ूं नहीं और बिना करके मैं गले में मेडल डाल के आ जाऊं कि मैं जीत गया, झंडा लेके पकड़ के खड़ा हो जाऊं, तो कैसा लगेगा? ये कहानियां हैं पूरे देश के राजनीतिक परिदृश्य को आप देख लीजिए। लेकिन जो व्यक्ति देश के लिए लड़ा, उस व्यक्ति को ले जाके आपने 90 के बाद में भारत रत्न, जब नरेंद्र मोदी ये सब लोग आए और तब जाके उस व्यक्ति की आज पूछ हुई, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के संघर्ष में खपा दी। क्यों? क्योंकि जो लिखने वाले थे वो लोग थे जो वामपंथी थे, लिखने वाले वो लोग थे जो सुभाष के विचारों से जिनका मेल नहीं था। सावरकर, वीर सावरकर, जिस व्यक्ति ने, जिसमें राजनीतिक सूझबूझ, धर्म की सूझबूझ, जो क्रांतिकारी था, जो एक विचारक था, उस व्यक्ति के खिलाफ पूरा का पूरा लेफ्टिस्ट जो गिरोह गैंग है, लेफ्ट लिबरल गैंग, उन्होंने उस व्यक्ति को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं इन सारे लेफ्टिस्ट लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि आप गांधी को मानते हो? तो गांधी ने 26 मई 1920 को यंग इंडिया में आर्टिकल लिखा है, और किसी को लगता है तो उस पेपर को निकाल के पढ़ लीजिए कि महात्मा गांधी ने वीर सावरकर के बारे में क्या कहा। आपके सबके होश उड़ जाएंगे। गांधी ने खुद ने लिखा है कि वीर सावरकर एक महान क्रांतिकारी है, और ऐसे लोगों की जरूरत है इस देश को। अगर आप गांधी को नहीं मानते हो, आप अगर अपने कम्युनिस्ट लोगों को मानते हो, तो ईएमएस जो नमूद्रीपाद हैं, जो उनके बहुत बड़े नेता थे, विचारक थे, उनकी कहानी पढ़ लीजिए, उनके लेख पढ़ लीजिए। वो खुद कहते हैं कि वीर सावरकर क्या थे, कितने बड़े क्रांतिकारी थे। और जो इटालियन कांग्रेस के जो लोग हैं, अगर वो बार बार आके राहुल गांधी वीर सावरकर को गालियां देते हैं, तो राहुल गांधी से मेरा एक अनुनय विनय है कि भाई साहब, आप जाके अपनी नानी, अपनी जो दादी है, उसके बारे में पढ़ लीजिए। इंदिरा गांधी ने खुद ने वीर सावरकर के ऊपर डाक टिकट जारी किया है। अरे, देशद्रोही के ऊपर कभी डाक टिकट जारी करते हुए किसी को देखा है? और वो भी किसी देश के प्रधानमंत्री द्वारा? ऐसा नहीं होता। लेकिन ये एक पूरा षड्यंत्र है। क्यों? अगर आपका जो हीरो है उसी को बदनाम कर दो, तो आप उस हीरो को फॉलो करना छोड़ दोगे। जो हीरो जिस चीज को सिंबलाइज करता है, राष्ट्रवाद को, भारत को, सनातन धर्म को, देश की एकता को, राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठता को, तो आप उन चीजों से दूर हो जाएंगे। आपके को अंदर से हीन भावना आने लग जाएगी। आपको लगेगा कि यार, हम तो ऐसे गरीब देश के, दरिद्र देश के लोग हैं, इस देश में कुछ अच्छा है ही नहीं। भाई साहब, कौन से देश में अच्छा? अफगानिस्तान में जाके देखो क्या हाल है, पाकिस्तान में जाके देखो क्या हाल है, गल्फ कंट्रीज में देखिए, जब तक तेल है तब तक है, लेकिन महिलाओं की स्थिति देखिए क्या है। अमेरिका के अंदर देख लीजिए क्या हाल हो रहा है।
जो वर्ल्ड की सुपर पावर है, आप रोजाना देखिए उनके एप्पल के आईफोन के स्टोर पे 5,000 की भीड़ आती है, सारा का सारा सामान उठा के लेके चली जाती है। तो जो ये वर्ड जोड़ा गया और जो देश के साथ खड़े थे उन लोगों को बदनाम करने की जो साजिश हुई, इसके अंदर इतिहासकारों का बहुत बड़ा योगदान है। और जो एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, ये आपको आज समझना पड़ेगा कि जब भी कोई नेता आपको कहता है कि ये चीज़ फ्री में है, फ्री अगर कुछ भी मिलता है, मुझे पेन भी मिलता है तो मैं प्रोडक्ट हूं, फिर मैं बिकता हूं। और इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया है कि लोगों को अगर फ्री में जहर मिल जाए तो भी इतनी लंबी लाइन लग जाती है। और पूछो भाई साहब क्यों ले रहे हो, तो जहर है, तो बोलता पता नहीं कब खुद को लेना पड़ जाए, कब किसी और को देना पड़ जाए, तो बाद में खरीदेगा कौन, आज यहां फ्री में मिल रहा है। ये हालत हो गई। जब हम अपने स्वत्व को खो देते हैं, अपने खुद के गरिमा को, अपने परिवार की इज्जत को, अपने राष्ट्र की इज्जत को, समाज की इज्जत को, अपने स्वाभिमान को खो देते हैं, तब हम इन रास्तों के ऊपर निकल पड़ते हैं। और ये एक बहुत ही सही विषय आपके जो साहित्य संगम है इसने रखा है। और ये बात जहाँ भी मैं जाता हूँ लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि चाहे किसी भी परिवार से क्यों नहीं हो आपके माता पिता चाहे कितने भी मजबूरियों में क्यों नहीं रह रहे हो, आपके लिए वो आदर्श होने चाहिए। आपका समाज चाहे आज आर्थिक स्थितियों से जूझ रहा है, लेकिन आपके लिए आपका समाज आदर्श होना चाहिए। संघर्ष करेंगे, उसको अच्छा बनाएंगे, आगे लेके जाएंगे। एक दिन में कोई पहाड़ नहीं टूट सकता। जीतन राम मांझी को भी कम से कम 15 साल लगे थे एक पहाड़ को तोड़ने में। तो जिंदगी को आगे ले जाने के लिए, परिवार की आर्थिक स्थितियां बदलने के लिए, समाज की बदलने के लिए, देश को बदलने में थोड़ा वक्त लगता है। आपने खुद ने अपने सामने देखा है पिछले 8 साल में क्या हुआ है, आपने खुद ने देखा। इस देश के अंदर 2 संविधान थे, देश में 2 झंडे थे। मैं कश्मीर में मैंने नौकरी की है और मैंने खुद ने देखा है, और मेरा खून खोलता था कि जब फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जो गाड़ी है, गाड़ी पे 2 झंडे लगा के आते थे, भारत का झंडे नीचे और कश्मीर का झंडा ऊपर। ये मैंने देखा है। मैंने महबूबा मुफ्ती को स्टेज से उतारा, पाकिस्तान के झंडे लहराते हुए, पाकिस्तान जीवे जीवे। और महबूबा मुफ्ती को मैं आज बता रहा हूं, शायद दायां है बायां एक कान कटा हुआ है, वो एक टेररिस्ट ने काट दिया था, इसीलिए वो सिर के ऊपर बांध के रहती। ये लोग, इनको कितने भी जूते मारे पाकिस्तान वाले, लेकिन ये वहीं के रहेंगे। कभी आपने सोचा है कि एक घर के अंदर अगर हम रह रहे हैं, बीच में एक दीवार बना दी और फिर कहें हम तो एक हैं, दीवार बनाने के बाद में तो बंटवारा हो ही जाता भाई। तो इस देश के अंदर 2 झंडे, मतलब कश्मीर के जो नागरिक थे वो पाकिस्तान के नागरिक जो हैं वो आके सिटीजनशिप ले सकते हैं, लेकिन राजस्थान, हिमाचल, बाकी किसी भी स्टेट का आदमी कश्मीर में जाके सिटीजनशिप नहीं ले सकता था। ये हाल था। किसने बनाया ये? मतलब आप लोगों को, हम लोगों को इन्होंने बिल्कुल पागल बना के रखा। हमें सिर्फ धर्म के नाम पे, धर्म का मतलब पंथ के नाम पे लड़वाते रहे, हमें जातियों में विभाजित कर दिया। मैं आपको ये नहीं कहता कि अगर आप जाट हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं तो आप ये मत कहिए ना कि हमें गर्व नहीं है, बिल्कुल गर्व रखिए, लेकिन अंततः आप हिंदू हैं, अंततः आप सनातनी हैं। आप मूल तो एक ही है। और जो इस देश में जितने मुस्लिम भाई हैं वो भी सारे के सारे हिंदू ही हैं। जो ओवैसी जो सबसे ज्यादा जहर उगलता है, अगर उसके भी परदादा सरदादा उसके नीचे जाएंगे तो उसके उनका नाम भी ओवैसी की जगह आसाराम ही मिलेगा आपको। मैं आपको बता रहा हूं, चेक कर लो चाहे। लेकिन ये लोग आज क्यों कर रहे हैं? इनको आर्थिक लालच या पद, इनका एक मकसद है गजवाए हिंद। इस भारत अकेला देश बचा हुआ है जो ईसाई मिशनरियों और जो इस्लामिस्ट कंट्रीज का जो मिशन है कि पूरे दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट किया जाए, या जो ईसाई मिशनरियाँ हैं उनका एक मकसद है कि पूरी दुनिया को ईसाई बनाया जाए, सबका एक मकसद है। तो ये अकेला एक देश ऐसा बचा है जिसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आप लोगों की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो इतनी ज़्यादा मजबूत हैं सनातन में, परंपराओं में। लेकिन जो अभी जो चल रहा है, अगर अब इसको नहीं रोका गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भी हो सकता है डर के मारे अपना धर्म, अपना पंथ बदलना पड़ जाए। आप पंजाब में जाके देख लीजिए, पंजाब में जिन गुरुओं ने जिन इस्लामी शासकों के खिलाफ लड़ते हुए हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने बेटे बलिदान कर दिए,
खुद शहीद हो गए, खुद का गला कटवा लिया। आज उस पंजाब में जाके देखिए क्या हाल हो गया, हुले लूला हो रहा है पूरे पंजाब में। पंजाब की पॉपुलेशन आप देखिए अगले 10 साल में आधे से ज्यादा जो सिख हैं सारे के सारे कन्वर्ट होकर ईसाई बन जाएंगे। यह हालत है पंजाब की। कुछ दिनों पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब को आपने देखा, नाम पगड़ी थी लेकिन वो ईसाई हैं, और इसीलिए सोनिया गांधी ने उनको सीएम बनाया। एक ही क्राइटेरिया सोनिया गांधी के लिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे रेड्डी, जब जो ही उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया उनको मुख्यमंत्री बना दिया। जो ही आपको क्या लगता है, सोनिया गांधी देश की नागरिक हैं। बहुत सारे लोग शर्म के मारे बोला बोली नहीं करते, उनको लगता है कि बोल दिया तो इश्यू हो जाता है। उनकी शादी 1968 में हुई थी, भारत की नागरिकता 1982 में ली, इसी देश में रहती थी, 14-15 साल इसी देश में रही। जब आपके पति इस देश के हैं, आपके बच्चे यहां पैदा हो रहे हैं, तो इस देश की नागरिकता क्यों नहीं ले रहे हो आप? क्या तकलीफ है? लेकिन नहीं। और मुझे आज तक ताजुब है, मैं कांग्रेस का विरोधी नहीं, मैं कांग्रेस का विरोधी नहीं। किसी को ऐसा लगता है कि हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं, लेकिन हम उन इकाई के विरोधी हैं जो इस राष्ट्र को खत्म करना चाहते हैं, जो इस राष्ट्र की परंपराओं पर आघात कर रहे हैं। दोस्तों, उसके अलावा एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं नाइजीरिया के, उन्होंने एक कहानी लिखी, और उस कहानी का जो शीर्षक था उसमें उन्होंने लिखा कि किसी भी देश को, किसी भी समाज में, किसी भी परिवार में अगर आपको जहर घोलना है तो उनकी कहानियों में जहर घोल दो। उनके जो नेता हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो भगवान हैं या जिसमें वो आस्था रखते हैं, उनके बारे में आप जहर भर दो। तो आप क्या कहेंगे? जैसे आज मेरी सुबह बहन कह रही थी कि कोई आदमी मंदिर जा रहा था साला से, तो उसको एक वामपंथी बोल के पूछता, बोले कट जा रहे हैं? बोले हनुमान जी जा रहे हो साला से। बोले तू देख के बोले इस चीज में तू बिलीव करें कि एक बांदरो पहाड़ उठा ले? जस्ट इमेजिन। मतलब एक जो बच्चा, एक यंग आदमी, उसको एक ऐसा व्यक्ति जो ये बोले भगवान के बारे में, जिसके बारे में हमारी आस्था है। जब हनुमान जी की बात करते हैं तो हनुमान जी ताकत के प्रिया हैं, हनुमान जी लॉयल्टी के प्रिया हैं, कि उनसे बड़ा कोई लॉयल भक्त दुनिया में आज तक नहीं हुआ। समर्पण, निष्ठा, ताकत, तो उनके दिमाग में बढ़ दिया कि आपने हनुमान जी को देखा है क्या? तो मोहन भागवत जी ने एक बार बात बोली थी, नागपुर में हम थे, तो उन्होंने कहा कि जो लोक मान्यताएं और लोक परंपराएं हैं वो ही प्रमाण है, और ये हमें नए तंत्र में स्थापित करना पड़ेगा। अगर लोक मान्यता है कि राम है तो राम है। मेरे को कैसे मालूम? मेरी दादी ने बोला, और मेरी दादी को कैसे मालूम? उसकी दादी ने बोला, और उसकी दादी को कैसे मालूम? उसकी दादी ने बोला। वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन लोक मान्यता कहती है कि अयोध्या में भगवान राम थे, और बाबर को भगवान राम का ही मंदिर मिला क्या तोड़ने के लिए? उन्होंने सिर्फ 2-3 मंदिर तोड़े जो बड़े थे भगवान राम के, बाकी सब तोड़ते गए, लेकिन जहां जहां जो सबसे बड़ी आस्था के केंद्र थे वो तोड़े। और देखिए, इस देश के लोग, देश के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, और जो सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, जो हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, उन लोगों ने क्या कहा कि मंदिर बनाने से क्या बेरोजगारी हट जाएगी क्या? मतलब इनके जो वामपंथी लोग हैं वो गोल पोस्ट चेंज करते हैं। जो ही आप उनसे तर्क करोगे तो वो इस गोल पोस्ट, जैसे ही फुटबॉल खेल रहे हैं यहां गोल लगना है, जो ही आपने यहां गोल करना शुरू किया वो गोल पोस्ट को उठा के उधर रख देंगे। अब भगवान को मंदिर की जगह बोलेंगे क्या इससे बेरोजगारी हट जाएगी? भाई बेरोजगारी के बाद में बात करें, अभी आस्था की बात चल रही। नहीं, आस्था की नहीं, पहले बेरोजगारी की बात करो। जो ही बेरोजगारी की बात पे बात करोगे और आप बताओगे कि इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो वहां से उठा के सीधा का सीधा दूसरी जगह टॉपिक पे ले जाएंगे, जेएनयू पे ले जाएंगे, और वहां से क्या तो तीसरी जगह ले जाएंगे। तो अगर लोक मान्यता, मेरे से किसी ने पूछा, और मैं फौजी आदमी हूं तो मैं थोड़ा सा अखड़ भी हूं, मेरे को किसी ने पूछा, कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे, हम एक किसी कॉन्फ्रेंस में थे, और मैंने उनको ये कहा कि सोनिया गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के वकीलों की पूरी फौज खड़ी कर दी भगवान श्री राम के मंदिर के खिलाफ, और उन्होंने कोर्ट में तथ्य जो हलफनामा जाहिर किया यूपीए की सरकार ने, उन्होंने कहा राम काल्पनिक हैं, कोई प्रूफ नहीं है। तो उन्होंने जब बोला तो मैंने कहा राम काल्पनिक नहीं है, वो हमारी आस्था के विषय हैं, वो हमारी परंपराओं का हिस्सा है, वो हमारी मान्यताओं में है, वो हमारे मानस पटल पे दिन रात है। तो बोलता प्रूफ क्या है?
क्या प्रूफ है रामायण हुई? तो मैंने कहा क्या प्रूफ है कि आप अपने पिताजी की औलाद हैं? बोला मैं उस घर में हूं, मेरी शक्ल देख लो, वैसे देख लो। मैंने कहा इसके अलावा? बोला और डीएनए टेस्ट करवा लो। मैंने कहा मानते हो ना डीएनए टेस्ट करवा लो? बोलता हाँ। तो मैंने कहा दो चीजों से स्थापित होता है कि आप अपने पिता की औलाद हैं। पहली चीज है कि आप उस घर में रहते हैं, आपके पिताजी में आपकी शक्ल मिलती है, और अगर कोई आप पे बहुत ही ज्यादा शक करे तो आपने डीएनए टेस्ट करके दिखा दिया। तो मैंने कहा भाई साहब अगर आपको इतना ही ज्यादा शक है तो जो राम सेतु है, जो पत्थर लगे हुए हैं, उनका आप कार्बन डेटिंग करवा लो ना। 8000 साल बता दिया उसने डेटिंग करके। जब बता रहा है वो कि ये सत्य है तो डाउट कहां रह गया आपको? इस देश के करोड़ों 80 करोड़ लोग गूंज गूंज करके बोल रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम, उसके बाद में आपको डाउट है? और देश की जुडिशरी, देश का जो कोर्ट है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो पहली चीज, जब भी कोई आपसे तर्क वितर्क करे, और तर्क वितर्क में आप उसके लेवल से ही बात करो। अगर वो तमीज से बात कर रहा है तो तमीज से बात करो। बहुत सारे वामपंथी ऐसे होते हैं जब वो बिल्कुल घटिया स्तर पे उतर जाते हैं, तो या तो उससे बहस मत करो, अगर करते हो तो उसके लेवल पे आके बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज उन लोगों को समझ में नहीं आता। ये सत्य है दोस्तों। आपको अगली जो चीज है वो है इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, जिससे देश जूझ रहा है। और इंटेलेक्चुअल टेररिज्म से मेरा मतलब है कि वो पढ़े लिखे लोग जिनके हाथों में हथियार नहीं है, बंदूक नहीं है, गन नहीं है, ग्रेनेड नहीं है, बम नहीं है, लेकिन वो कश्मीर में जो आतंकवादी लड़ रहे हैं उनसे ज्यादा खतरनाक है। मैं कश्मीर में रहा हूं इसलिए मुझे पता है। टेररिस्ट को मारना बहुत आसान है। अगर हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है तो हम उसको घंटा डेढ़ घंटा में न्यूट्रलाइज कर देंगे। और हम स्पेशल फोर्सेज में रहे हैं और मेरे को पता है, मैं इतने ऑपरेशंस का हिस्सा रहा हूं, हमारे साथियों की भी जान गई। लेकिन जो टेररिस्ट हमें हमारे सामने फंस गया, चाहे जंगल हो, चाहे कोई घर हो, चाहे शहर हो, उसके बाद में चाहे दुनिया की कोई ताकत आई हो, स्पेशल फोर्सेज में हमने कसम खाई हुई है कि वो टेररिस्ट बच के जा नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। लेकिन उन टेररिस्ट से बड़े वो लोग हैं जो एसी रूम्स में बैठे हुए हैं, जो कोर्टों में बैठे हुए हैं, जो समाज में, जो अखबारों में आर्टिकल लिखते हैं और वो इन लोगों का बचाव करते हैं। कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा जब पत्थरबाजी हो रही थी तो राजदीप सरदेसाई, उसकी वाइफ और बड़े बड़े नेता ओवैसी और अरफा और रवीश कुमार, उन्होंने वो वाले फोटो लगाई कि एक बच्चे के, एक 5 महीने के बच्चे के चेहरे पे बहुत सारी पैलेट गन लगी हुई हैं, और पूरी दुनिया में उस फोटो को उन्होंने बेचा। उसके लिए उनको बहुत सारे पैसे मिले और एक ऐसा नैरेटिव खड़ा किया गया भारत की सेना के खिलाफ। दोस्तों मैं इन लोगों से, और मैंने उस समय पूछा, मुझे उन्होंने ब्लॉक किया, सागरिका घोष ने मुझे और गौतम गंभीर को उसने ब्लॉक कर दिया कि हमने उससे सवाल क्यों पूछा। मैंने ये पूछा जहां सेना का ऑपरेशन चल रहा है, 5 महीने के बच्चे की जगह कहां है? पालने में, पालने में जगह है ना घर पे, या घर में दादी के पास, मामी के पास, बहन के पास, बाप के पास, दादा के पास या मां के पास। ये 5 महीने का बच्चा जहां आतंकवादी से लड़ाई चल रही है वहां पे क्या दूध पीने गया? सोचने वाली बात है। और जब आप इनसे तर्क वितर्क करते हैं, तथ्य रखते हैं सामने, तो फिर ये लोग आपको ब्लॉक करते हैं, फिर आपको अब्यूज करने लगते हैं, फिर आपके कैरेक्टर को असैसिनेट करने लग जाते हैं। फिर आपको कहेंगे कि ये इसका ये कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी लॉबी है। बुरहान वानी, मैं कश्मीर में रहा हूं, मैं जानता हूं और मुझे पता है कि बुरहान वानी जिसने 52-53 लोगों को मारा, जिसमें से 15 सरपंचों को मारा, 50 से ज्यादा औरतों के साथ उसके संबंध थे, लोग डरते थे उसके नाम से। और जब उसको सेना ने मारा तो प्रशांत भूषण, जो देश के सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा वकील है, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि बुरहान वानी टेररिस्ट नहीं था, उसके पास गन नहीं थी, सेना ने उसको पकड़ के मार दिया। और मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीएल डाली और मैंने कहा कि बुरहान वानी और प्रशांत भूषण के संबंधों की जांच की जाए। और जब पहली हियरिंग हुई उसमें मैं गया था, उसके बाद से तो वकील लड़ रहा है, इस कोर्ट के बारे में भी बात करेंगे आपसे। तो मेरे से जज साहब ने पूछा कि मेरे साहब आपको क्या तकलीफ है, इन्होंने जो कुछ कहा, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैंने कहा सर फ्रीडम ऑफ स्पीच तथ्यों के आधार पे होनी चाहिए ना, आप कुछ भी
देश का एक जाना माना व्यक्ति, अगर आज राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी अगर कोई बात कहते हैं तो इसका मतलब कोई न कोई उसके अंदर उनके साथ लोग खड़े हैं, कोई तो तथ्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कोरा झूठ बोलोगे आप। और पूरा पाकिस्तानी मीडिया प्रशांत भूषण के आर्टिकल और प्रशांत भूषण की जो बाइट है वो चला रहा है कि बुरहान वानी को सेना ने पकड़ के मार दिया, उसके पास हथियार नहीं थे। मैंने कहा सर दो चीजें हो सकती हैं जैसा कि या तो बुरहान वानी के साथ प्रशांत भूषण का कनेक्शन था, जो ही सेना ने घर घेरा तो बुरहान वानी ने प्रशांत भूषण को फोन किया कि प्रशांत जी मेरे पास हथियार नहीं है, सेना ने मुझे घेर लिया और मुझे मारने वाली है, कुछ करो। तो मैंने कहा इसका फोन का डाटा निकलवाओ, चेक करो। तो बोला नहीं मेरी कभी बात नहीं हुई। तो जब आपकी बात नहीं हुई तो क्या आप ब्रह्माजी हैं भाई साहब? वो कश्मीर में बैठा है, आप दिल्ली में बैठे हैं और आप ऐसा बयान दे रहे हैं और पूरे पाकिस्तान की ट्रेन्स के ऊपर बुरहान वानी की फोटो लगी है जिसमें नीचे आपकी छोटी फोटो लगा के लिखा हुआ बुरहान वानी टेररिस्ट नहीं था, सेना ने पकड़ के मार दिया। आप तो इस देश के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। क्या बिगाड़ा इस देश ने आपका? उन सैनिकों ने क्या बिगाड़ा आपका? तो ये इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है दोस्तों। और दूसरा, जब भी कोई टेररिस्ट देश के खिलाफ कोई एक्शन करता है, बम फोड़ता है, तो ये लोग जाके कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। याकूब मेनन, जिस आदमी ने मुंबई बम ब्लास्ट के अंदर मुख्य अभियुक्त था, उसका 15-16 साल तक ट्रायल चला। छोटा कोर्ट, बड़ा कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह चल लिया भाई। और सुप्रीम कोर्ट के जजों की 3 जजों की बेंच ने फांसी की सजा मुकर्रर कर दी। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति, मैं उस समय था राष्ट्रपति भवन, भारत के राष्ट्रपति के पास अर्जी आई सुप्रीम कोर्ट से कि ये व्यक्ति क्षमा याचना, जीवन दान की अपील कर रहा है, और भारत के राष्ट्रपति ने लिख दिया कि नहीं, जीवन दान नहीं देना है। तो उसके ऊपर कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे कल उसको फांसी मिलने वाली है सुबह 5 बजे, तो रात को 2 बजे इन लोगों ने कोर्ट खुलवा दिया, सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया। कैन यू इमेजिन? क्या लॉबी है इस देश के अंदर एक टेररिस्ट के लिए जो प्रूव हो चुका है। मान लो किसी को प्रूव नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुई, किसी आदमी को ऐसे ही फांसी पे चढ़ाया, बनता है कि यार ये गलत हो गया इस आदमी के साथ। भाई चलो, छोटे कोर्ट ने गलत डिसाइड कर दिया, उसके बाद में बड़े वाले ने कर दिया, हाई कोर्ट ने गलत कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने गलत कर दिया, राष्ट्रपति, सब जगह क्लियर हो गया। 15 साल चल लिया भाई मुकदमा। उसके बाद आप रात को 2 बजे कोर्ट खुलवा लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज भी देते हैं। अंदाज देखिए। तो ये क्या है? ये इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है दोस्तों। इससे जितने भी जो आतंकवादी हैं उनको बल मिलता है। उनको पता है चाहे हम कुछ भी कर देंगे, 15-20 साल तो जी जाएंगे। अगर एक 70 साल का आदमी आतंकवादी बनता है और कहीं जाके इस बिल्डिंग में आके बम फोड़ देता है, उसको पता है कि मुझे बचाने के लिए सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, कोई न कोई आगे खड़ा हो जाएगा, 15 साल तो बचा ही लेगा, तब तक तो 85 साल में तो मैं वैसे ही निकलने वाला हूं। नहीं तो जितनी ये ताकतें हैं उनको बल मिलता है दोस्तों। और दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, देश की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उनके जो प्रोफेसर हैं नलिनी सुंदर, उनके प्रोफेसर्स को देखिए आप, वो क्लासों में बच्चों को ये पढ़ाते हैं। अगर कोई माता सरस्वती या दुर्गा को कोई वैश्या का नाम दे और चैप्टर में पढ़ाए, आपको कैसा लगेगा? लेकिन ये चल रहा है, ये हकीकत में चल रहा है। आप जाके देखिए, जेएनयू के अंदर जाके देखिए आप, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, स्वामी विवेकानंद जो भारत का प्रतीक है, जो सनातन का प्रतीक है, जो इस देश की सभ्यता का, संस्कृति का, ज्ञान का एक प्रतिबिंब है, उस व्यक्ति की प्रतिमा लगाई तो वहां पे जो लेफ्टिस्ट वामपंथी थे उन्होंने जाके उसको पोत दिया, उस पर उल्टा सीधा लिख दिया। इस देश के हीरो, इस देश के नायकों के साथ जब आप ये कर रहे हो तो आप क्या चाहते हो? आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो फिर? क्या लेनिन को? क्या मार्क्स को? अगर वो विचारधारा इतनी मजबूत होती तो रशिया टूटता थोड़ा ना। रशिया के 15 टुकड़े हो गए, दिल के टुकड़े हुए 1000, एक गिरा यहां, एक गिरा वहां, तो रशिया जितना बड़ा देश आज 15 टुकड़े हो गए उसके। चीन की हालत देख लीजिए। चीन कहने भर को कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन बिल्कुल कैपिटलिस्ट कंट्री है। अमेरिका से बड़ा पूंजीपति है आज के दिन चीन। लोकतंत्र बचा कहां है? लोकतंत्र सिर्फ इसी देश में, जहां हम बैठ के जूते गांठने वाला, पान की दुकान वाला, मनमोहन जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक आपको, मेरे को, किसी को कुछ भी सुना सकता है और उसके ऊपर कोई आदमी एक्शन नहीं ले सकता।
लोकतंत्र दोस्तों सिर्फ यहीं पे है। लेकिन अगर लोकतंत्र है तो हमें उसकी रक्षा भी करनी चाहिए, उसके जो मूल्य हैं उनको और मजबूत भी करना चाहिए। आपने देखा होगा आर्टिकल लिखते हैं आतंकवादियों के बारे में, ओसामा बिन लादेन वाज ए गुड फादर। क्या ओसामा बिन लादेन की यह पहचान है? ओसामा बिन लादेन वाज ए टेररिस्ट, दैट्स ऑल। भाई टेररिस्ट मीन्स टेररिस्ट, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। लेकिन बरकादत, राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार, अभी जब कोरोना हुआ आपने देखा होगा कि आपके शमशान घाटों के अंदर, आपके शमशान घाटों में बरकादत अपना लैपटॉप लेके पहुंच गई और वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स वहां पे लाइव दिखाने लग गई कि इस देश में देखो कैसे लाशें की लाशें बिछी हुई। इस देश में 150 करोड़ लोग हैं दोस्तों, अमेरिका में 30 करोड़ लोग थे, और मैं खुद न्यूयॉर्क गया हूं। न्यूयॉर्क में हर दिन 7,000 8,000 लोग मरते थे। एटलीस्ट इंडिया में अंतिम संस्कार तो हो रहा था, वहां तो अंतिम संस्कार भी नहीं हो रहा था। वहां तो मतलब जो मास, जैसे पूरी जो आग का भट्टी जल रही है इलेक्ट्रिक, उसमें एक साथ 50-50 लोगों को करके जलाया जा रहा था, जबकि उनकी आस्था है कि उनको दफनाया जाए। अगर इंडिया में अगर किसी हिंदू को दफना दिया जाता तो यहां पे कांग्रेस वामपंथी दंगे करवा देते। यहां पे अगर किसी मुस्लिम को दफनाने की जगह अगर जला दिया जाता कोरोना काल में तो इस देश में दंगे करवा देते लोग। और उसी कोरोना के अंदर दोस्तों बरकादत के पिताजी की डेथ हुई। तब मैंने बरकादत के उस वीडियो के ऊपर मैंने लिखा था, मैंने कहा आज आपके पिताजी की डेथ हुई है, अब आप शमशान घाट में वीडियो लाइव करें, कैसा लगेगा आपको? दुनिया का बाप मरे, मां मरे, तब आपकी जो संवेदना है, आपकी जो अंदर इंसानियत है वो मर गई, तब आप उनको लाइव करके दिखा रहे हैं। लेकिन जब आज आपका खुद का बाप मरा है तब आप चुपचाप बैठे, तब आप नहीं दिखा रहे हैं। क्यों? ये भी तो किसी के माँ बाप हैं, इनको आपने विषय बना लिया, इनको आपने नमूना बना के बेच दिया विदेशी मीडिया को, भारत की इमेज गिराने के लिए। और दोस्तों एक मूवी आई है वैक्सीन वार, मेरे एक दोस्त हैं विवेक अग्निहोत्री, उन्होंने अभी मूवी बनाई है। जब भारत में कोरोना हुआ, इस देश के अंदर एक पूरी पत्रकार लॉबी, पूरी वामपंथी पत्रकार लॉबी, उन्होंने कहा कि भारत का वैक्सीन मत लगा लेना, मर जाओगे, अमेरिका का फाइजर का वैक्सीन लगाओ। अमेरिका के वैक्सीन की कीमत थी $45, 80 को 45 से मल्टीप्लाई कर लो, ऑलमोस्ट 3500 रुपए का एक वैक्सीन था। मकसद क्या था कि अमेरिकन पूरी लॉबी, इन्होंने उनको इतना पैसा दे दिया कि ये रात दिन भारत सरकार के खिलाफ काम करने लगे और उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए। और फिर लास्ट में क्या हुआ? भारत का वैक्सीन ही ऐसा वैक्सीन था जिसने पूरी दुनिया को बचाया। भारत के वैक्सीन ने ही बचाया पूरी दुनिया को। फाइजर का इंजेक्शन लेने वाले लोगों की बॉडी पैरालाइज हो गई, किसी की आंख चली गई, किसी की किडनी चली गई, यह हाल है। तो ये लोग हैं कौन? इसी देश में बैठे हुए। ये एक इंटेलेक्चुअल टेररिज्म का हिस्सा है और ये देश के लिए सबसे खतरनाक है। उसके बाद में दोस्तों एक जो खतरा, जिससे चुनौती जिसको मैं मानता हूं, वो है जुडिशरी। देश का जो न्यायपालिका है वो अपने आप को न्यायपालिका नहीं समझ रही है, वो समझ रही है कि माई वे और हाईवे, कि जो हम कह रहे हैं वो ही सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर स्टालिन का बेटा 80 करोड़ लोगों की जो फेथ है सनातन धर्म, उसके बारे में कहता है कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया उसको हम इरेडिकेट कर देंगे, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता। लोग अर्जी डालते हैं, उसके बारे में अर्जी एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन अगर एक टेररिस्ट जिसको राष्ट्रपति द्वारा भी फांसी अनुमोदित की जा चुकी है, उसके लिए रात को कोर्ट खोल देता है। दोस्तों जब राम मंदिर का, अब तो राम मंदिर बन रहा है, और जब राम मंदिर बनने का डिसीजन नहीं आया था, उससे पहले दिल्ली में एक संगोष्ठी में मैंने एक सवाल पूछा था, वो आज आपके सामने फिर रख रहा हूं कि जुडिशरी कैसे बिहेव कर रही है। उन्होंने, जब कांग्रेस की यूपीए सरकार ने एक एफिडेविट दिया कि राम काल्पनिक है, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया कि इस पर सुनवाई करेंगे, इस पर एक संवैधानिक पीठ बैठेगी, 7 जजों की या 9 जजों की पीठ बैठेगी, वो डिसीजन देगी। मैंने एक उनसे सवाल किया कि जब आप राम में, भगवान राम में अगर आप बिलीव ही नहीं करते हैं, तो 1947 से लेके 2019 तक आप हर रामनवमी पे छुट्टी क्यों मनाते हो? रामनवमी पे भाई आपके सारे कोर्ट, छोटा कोर्ट, बड़ा कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप रामनवमी की छुट्टी मना रहे हो, क्यों? अरे आपकी न्यायपालिका छुट्टी मना रही है, सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी है, क्यों? क्योंकि आज रामनवमी है।
तो राम में आज जब आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो और ऊपर से आप उनकी अर्जी आप ले रहे हो, ऐसा थोड़ा ना चल सकता है। ये नहीं हो सकता, ये गलत है। आज पूरे देश में सिर्फ 500 परिवार हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी चीज से जूझ रहे हैं इस समय। ये एक सबसे बड़ी चुनौती खड़ी होगी उनके लिए कि जो सुप्रीम कोर्ट और जितने हाई कोर्ट हैं देश के, उनमें सिर्फ 500 परिवारों के लोग ही आज तक जज बने। आप में से, मेरे में से, सीकर का कोई आम आदमी अपनी योग्यता के आधार पर या वकील बन के जज नहीं बन सकता, क्योंकि कॉलेजियम वो सिस्टम ऐसा उन्होंने बनाया हुआ है कि बाप दादा कि मैं बैठा हूं तो इनका बच्चा जानकार, इन्होंने मेरे को फोन किया कि ये 4 लोग हैं, मेरे वाले को कर दो, उसको कर दिया, कभी वो चूड़, कभी वो, सब एक के बाद में इन्हीं का ही नंबर आता है, इनके अलावा लोग नहीं आते। और ये सारे के सारे लोग वामपंथी विचारधारा से प्रभावित हैं। 1 करोड़ से ज्यादा केस पड़े हैं, उनको सुनने का टाइम नहीं है, उनको सुनने का टाइम नहीं है। लेकिन बाटला हाउस इनकाउंटर, उसकी अर्जी आपने दी तो फटाक से ही ले लेते हैं। बाटला हाउस इनकाउंटर होता है तो देश की एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो देश पे राज कर रही थी, उसकी जो अध्यक्ष हैं वो रोती हैं टीवी के ऊपर। मोहनलाल शर्मा शहीद हो जाता है आतंकवादियों से लड़ते हुए, और ये लेडी सोनिया गांधी ये रोती हैं कि वो 3 लोग मर गए, 3 आतंकवादी मर गए, वो रोती हैं। तो और कह रहे हैं कि वो आतंकवादी नहीं। तो मोहनलाल शर्मा के बॉडी में जो गोलियां लगी वो किसने मार दी भाई, वो किसने मार दी? और जो ये 3 लोग मरे, इनके पास हथियार थे क्या? उनके हथियारों से गुलाब के फूल निकलते थे क्या? ऐसा तो नहीं है ना। जब देश का इतना बड़ा राजनीतिक दल जब आतंकवादियों के पक्ष में खड़ा हो जाए तो आप क्या करोगे? यही सुप्रीम कोर्ट जब कश्मीर के जो पंडित हैं उन्होंने अपील जारी की कि हमारी सुनवाई होना चाहिए कि वहां जीनोसाइड हुआ था, और हमारे फौज के एक अफसर हैं जिसको यासीन मलिक ने मारा था। किसको? हमारे फौज के स्क्वाड्रन लीडर थे एयरफोर्स के, उनको यासीन मलिक ने 3 फौजियों के साथ गन पॉइंट पे जब वो जा रहे थे उनको मारा था। और यासीन मलिक ने खुद ने टीवी पे आके बोला कि यस मैंने मारा इन 4 को। जब वो सुप्रीम कोर्ट गई याचिका लेके कि इसकी जांच करो, इतने साल हो गए, मेरी सारी अर्जियां हर कोर्ट से, वो स्वीकार ही नहीं करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला तो 30 साल पुराना हो गया, अब इसका क्या है? जब यहां 30 साल का पुराना हो जाए तो आप सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन आतंकवादी जिसको 15 साल पहले हो जाए तो उसका आप सुन लेते हैं। तो ये जो सेलेक्टिव पिकिंग ऑफ द केस है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब किसी आदमी का केस कोर्ट में चल रहा है और 2-3 पीढ़ियां निकल जाती हैं और केस का डिसीजन नहीं आता, तो सिस्टम के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ, इस देश की मान्यताओं के खिलाफ वो आदमी विद्रोही हो जाता है। न्याय भी समय पे ना मिले तो वो अन्याय है। आपकी 5-5 पीढ़ियां निकल गई भाई साहब। आपके परदादा ने केस किया था, सुप्रीम कोर्ट आगे से आगे हियरिंग कर रहा है, आगे से आगे हियरिंग कर रहा है। और प्रशांत भूषण आज अगर कुछ मैं बोल दूं, आज अगर वो अर्जी लेके जाए तो शाम को मेरे को नोटिस कि परसों आप हाजिर हो जाइए। ऐसा क्या है इन लोगों में? ये सिस्टम, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री भी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गिरोह है। इतने सारे वकीलों का, पत्रकारों का, लेखकों का, जजों का और विदेशी ताकतों का, ये पूरा एक सिस्टम चल रहा है। और इसको तोड़ना ये चक्रव्यूह है, अभिमन्यु टाइप है कि इसके अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है, इससे वापस कैसे निकले। ये देश इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि शायद प्रधानमंत्री ने जैसे 370 हटाया, राम मंदिर का डिसीजन आया और भी बहुत ऐतिहासिक फैसले हुए, शायद ये भी करने में वो सफल हों। ये हमारी दुआ है, हम चाहते हैं कि ये जरूर हो जाए। दोस्तों, इसके अलावा देश एक बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो है इन्फिल्ट्रेशन। बाहर के जो शरणार्थी हैं वो यहां पे आ रहे हैं। पानी लेता हूं। दोस्तों, एक चीज आपने सुनी होगी कि रोहिंग्या, एक वर्ड सुना होगा आपने, जो बांग्लादेश में जितने जो आतंकवादी थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के लोगों को मारा, बौद्ध धर्म वालों ने 30-35 साल मार खाई। उसके बाद में सारे बौद्ध धर्म वालों को लगा कि अगर हम खड़े नहीं हुए तो एक दिन हमें ख़त्म कर देंगे।
तो जब बौद्ध धर्म के लोग वापस इकट्ठे हुए और इन आतंकवादियों से वो लड़ने लगे और इनको जब वहाँ से इतना ज़्यादा मारा तो वहाँ से वो निकलने लगे। निकल के आपको पता है वो कहाँ है? वो बांग्लादेश नहीं गए। उनका बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ था, लेकिन बांग्लादेश नहीं गए वो। फिर वो मणिपुर, आसाम वहाँ भी नहीं गए, वो त्रिपुरा भी नहीं गए, नागालैंड भी नहीं गए, वहीं नज़दीक है ना, वहाँ नहीं गए। वो वेस्ट बंगाल भी नहीं गए, फिर वो बिहार भी नहीं गए, यूपी भी नहीं गए वो। फिर वो दिल्ली में आके कुछ जगह बसे। फिर दिल्ली से निकल के फिर वो हरियाणा में नहीं, हिमाचल में नहीं, पंजाब में नहीं, सीधा फिर कश्मीर में बसे वो। फिर दिल्ली को छोड़ के फिर मध्य प्रदेश को छोड़ दिया और फिर नीचे जाके कर्नाटक में बसे। कहाँ कहाँ? बेंगलोर, जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली। कोई शरणार्थी आदमी, अगर किसी आदमी को, अगर हम गांव में रह रहे हैं, अपने को मार पिटाई पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घर के पास ले जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इतनी दूर वहाँ पे जाके बस जाएं। कैसे आ गए ये लोग जाके 2900 किलोमीटर, 2300 किलोमीटर जाके जम्मू और श्रीनगर में कैसे पहुँच गए? किसने पहुँचा दिया? ये फारूक अब्दुल्ला, ये उमर अब्दुल्ला, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद, इन लोगों के आश्रय के बिना कोई आदमी वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। दिल्ली, केजरीवाल ने दिल्ली में सरकारी ज़मीन के ऊपर जो रोहिंग्या बाहर से आए उनको वहाँ बसा दिया, उनको बिजली का कनेक्शन दे दिया, उनको पानी का कनेक्शन दे दिया। उनमें से कुछ भाई लोगों ने आधार कार्ड बनवा लिए। बताओ, सिस्टम इतना करप्ट है कि उन्होंने आधार कार्ड भी ले लिए। और कल इस देश में जब बम फूटेगा, धमाके होंगे आपके मंदिरों में, आपके रेलवे स्टेशनों पे, आपके कॉलेजों में, आपके दफ्तरों में, आपकी पार्लियामेंट में, तब यही विपक्ष कहेगा कि सरकार सुरक्षा करने में असफल रही। पहले लाएंगे उनको, यहां बसाएंगे। किस लिए बसा रहे हैं उनको यहां पे? अगर वो मुस्लिम है तो दुनिया के सऊदी अरब में तो आज तक एक भी शरणार्थी को नहीं लिया, इराक ने तो एक भी शरणार्थी को नहीं लिया, पाकिस्तान तो एक भी मुस्लिम शरणार्थी को नहीं लेता है, अफगानिस्तान तो एक को भी नहीं लेता, ईरान भी नहीं लेता है, कुवैत भी नहीं लेता, कतर भी नहीं लेता, यूएई भी नहीं लेता। तो इनका ठेका हमारे पे है क्या? और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि नहीं, वहां से आए, इनको बेसिक सुविधाएं दीजिए आप। ये सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है। और ये इन्फिल्ट्रेटर्स, आज देश की पॉपुलेशन आधिकारिक तौर पे 150 करोड़ से ऊपर हुई है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि इसके अंदर 5 करोड़ बांग्लादेशी हैं और कम से कम 7-8 लोग रोहिंग्या बैठे हुए हैं, जिनको यहाँ के जो लोग हैं, उनको चाहने वाले, उन्होंने ला ला के बसा दिया है। हो सकता है कि आपके घरों में जो नौकर काम कर रहे हों, आपको नहीं पता हो कि बंगाल से आई है बाई, आसाम से आई है या दिल्ली से आई है, लेकिन मालूम चला कि वो तो रोहिंग्या है, वो तो बांग्लादेशी है। आप सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि ये इन्फिल्ट्रेशन है, ये आपके बच्चों के लिए घातक हो सकता है, आपकी खुद की सुरक्षा के लिए घातक हो सकता है, देश की सुरक्षा के लिए घातक हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा जो नक्सलिज्म है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं खुद एक स्टडी टूर पे मैं गया हूँ नक्सलिज्म वाले प्रभावित वाले एरिया में, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। आपको ताज्जुब होगा कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वो हर साल 50 से 54 हजार करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं। अगर उधर से गाड़ी निकलती है तो 200 रुपये ड्राइवर से लेते हैं। अगर गांव की एक लड़की अगर जंगल से घास लेके आती है तो उससे 5 रुपये लेते हैं वो। अगर कोई छोटा मोटा टैक्सी या बाइक पे दूध बेचने जाता है तो उसको जंगल में रोक के 10 रुपये लेते हैं, सिर्फ इतना ही लेते हैं। लेकिन ये सारा पैसा जब इकट्ठा होता है और उसका पूरे का हिसाब किताब आप निकालो तो साल का, जब हम 2018 में गए थे तब 54,000 करोड़ रुपया बनता है पूरा। फिर हमने उन नक्सलियों को पूछा कि तो अगर 54,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो रहा है तो फिर इधर जंगलों में क्या कर रहे हो आप? इधर आप तो वही नंगे पैर चल रहे हो यार, आप तो वही आधी धोती पहन रहे हो, आप तो ऊपर से बिल्कुल नंगे ही हो, आपके हाथ में तो किताब नहीं है, आपके यहाँ पे पेन नहीं है, आपके पीने के बर्तन भी ढंग से नहीं है, आप तो इस छप्पर में रह रहे हो। तो ये 54,000 करोड़ रुपया आप इकट्ठा करके देते हो यार, ये किन को दे रहे हो आप? ये जा कहाँ रहा है पैसा? अब आपको पता चलेगा कहाँ जा रहा है। दिल्ली में बैठे ये वकील लोग, जब कोई भी नक्सली नेता पकड़ा जाता है और ये यहाँ पे एसी के रूम में बैठ के काम करते हैं, जब सरकार पकड़ती है, पकड़ते ही अगले 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर हो जाती है। उन्होंने पहले से ही सारे कागज बना रखे हैं सुप्रीम कोर्ट के, सिर्फ नाम चेंज करना, राम सिंह, सुरेंद्र, हनुमान, बस नाम चेंज करना नेता कौन है। बाकी उनको पता है कि क्या कांड कर रखा है, पहले से ही पता उनको कि ये कर रखा है, हमें ऐसे बचाना है।
प्रशांत भूषण जैसे वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बार चैम्बर में घुसते हैं, इनकी फीस 10 से 15 लाख से ज़्यादा, चाहे केस 1 मिनट चले चाहे 5 मिनट चले, या जज साहब बोलें कि आज नहीं सुनवाई कल होगी, तो उतनी देर के 15 लाख रुपए लग गए आपके। ये उनके लिए आपको क्या लगता है, फ्री में लड़ रहे हैं? फ्री में लड़ रहे हैं। ये जो नक्सलिज्म है, देश के लोगों को ही देश के लोगों के खिलाफ लड़वाने का। आपने सुना है कि मोट है ना, मोट को आप धूप में रख दो पूरी साल, मोट कभी खराब नहीं होगा, लेकिन मोट को आप बंद डिब्बे में रख दो, उसके अंदर गुण पड़ जाते हैं। ये गुण है सारे के सारे, ये अंदर से खा रहे हैं देश को। ये एक बहुत अच्छी चीज हुई कि सोशल मीडिया आई, जिसकी वजह से देश का आम नागरिक, देश का आम युवा है, वो जागरूक हो गया है और उसको समझ में आने लग गया है कि इन लोगों का मुकाबला कैसे करना। ये आज एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं तो अगले ही दिन आप उसको नकाबपोश, उसका नकाब उतार देते हैं। आपका त्योहार होगा तो क्या कहेंगे कि पोल्यूशन हो रहा है, दिवाली आ गई, पोल्यूशन हो रहा है, दिए मत जलाओ, दिए मत जलाओ। ठीक है भाई, नहीं जलाएंगे, नहीं जलाएंगे, चलो सिर्फ लाइट जला लेंगे। जब आपका त्योहार आएगा क्रिसमस, तो आप क्रिसमस ट्री लगाएंगे। कितने पेड़ काटेंगे भाई आप? तब पोल्यूशन का कुछ नहीं हो रहा है, तब एनवायरनमेंट का कोई इशू नहीं है। आपने इतने बकरे काटे कि पूरे शहर में खून की नदियां बह गई, कितने जानवर मर गए, तब आपके दिल में दया नहीं है। मैं गाय की पूजा करता हूं, आप सरेआम गाय काट रहे हैं, तब कुछ नहीं होता। उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, उसके ऊपर बिल्कुल मुंह पे ताला लगा लेंगे, फेविकोल पी लेंगे ताकि मुंह से आवाज नहीं निकले। ये जो दोगलापन है, ये जो युवा पीढ़ी है, उसको भ्रमित कर देते हैं। जो हमारे घरों के बच्चे हैं वो कहते हैं कि होली आ गई, होली नहीं खेलेंगे। क्यों? पानी वेस्ट होता है। जब क्रिसमस आता है, क्रिसमस ट्री लगाना घर पे, क्यों लगाना है? इसमें पेड़ नहीं काट रहे क्या? तब उनकी आंखें खुलती हैं कि यार हमारे साथ खेला हो गया, हमारा तो कट गया। समझ रहे हो आप दोस्तों? ये छोटी छोटी चीजें हैं, और जब किसी सिस्टम को खराब किया जाता है, जब किसी देश के ऊपर कब्जा करना होता है, तो अटैक एक तरफ से नहीं होता। मैं मिलिट्री में रहा हूं, अगर हम टेररिस्ट पे एक तरफ से अटैक करेंगे, दूसरी साइड से निकल जाएगा। हम एम्बुश लगाते हैं, अगर पहाड़ पे है तो नीचे हम यू से पोजीशन लगा देंगे और ऊपर से अटैक करेंगे। तो ऊपर जाएगा तो हम वैसे ही मारेंगे, ऊपर तो भाग नहीं सकता, नीचे आएगा तो हमारे साथी बैठे हैं तो वहां वैसे फंसा देंगे। ठीक इसी तरह से जब भी किसी देश के ऊपर अटैक होता है तो चारों तरफ से किया जाता है, उसकी संस्कृति पे, उसकी सभ्यता पे, उसकी शिक्षा पद्धति पे, वहां के संस्कारों पे, वहां के राजनीतिक जो परिवेश है उसके ऊपर, जो जुडिशरी है उसके अंदर, साहित्य है उसके अंदर। और एक चीज मैं बोलना भूल गया कि सिनेमा, दोस्तों इस देश का जो बॉलीवुड है वो इस देश के खिलाफ काम करता है, और ये मैं तथ्यों के साथ बोल रहा हूं। आपने सत्यमेव जयते का एक प्रोग्राम देखा होगा, बहुत फेमस प्रोग्राम आता था आमिर खान का, और आमिर खान उसमें क्या बताते थे कि शिवलिंग पे सनातन धर्म की महिलाएं, बहनें या पुरुष हैं, वो जाके दूध चढ़ाते हैं। तो उन्होंने बोला कि देश में लाखों बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनको दूध नहीं मिल रहा, और यहां पे तुम दूध बहा रहे हो। मैंने आमिर खान से एक बार सवाल पूछा कि भाई दूध मेरा, लोटा मेरा, गाय मेरी, तकलीफ तेरे को, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि जितनी मजार बनी हुई है इन पे तुम जा जा के बोलते हो चादर चढ़ाओ, चादर चढ़ाओ, चादर चढ़ाओ। राजस्थान में इधर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, कश्मीर में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, इतने सारे गरीब है, सर्दी मर रहे हैं, चादर उनको बांट दो ना यार, उनको क्यों नहीं बांट रहे हो? दोस्तों आप लोग इन जोकरों की मूवी देखते हो, यही आमिर खान जाके टर्की के राष्ट्रपति के साथ बैठता है और टर्की का राष्ट्रपति ये कहता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, और कश्मीर में जो आतंकवादी हैं वो आतंकवादी नहीं है, वो स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारे भाई तो वहां मर रहे हैं, मेरे साथी वहां मर रहे हैं। आप इनकी मूवी देखते हो तो आप इनको फंड करते हो, फिर एक दूसरी और मूवी बनाएंगे जिसमें शिवलिंग को उखाड़ के भागता हुआ दिखेगा। कभी आमिर खान ने ट्रिपल तलाक पे बोला, कभी आमिर खान ने हलाला पे बोला, कभी आमिर खान ने बोला कि इंटॉलरेंस में जो कन्हैया लाल की गर्दन काटी गई उदयपुर में, आमिर खान ने एक शब्द बोला नहीं। वहां पे आते ही सब चुप हो जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जो हिंदी सिनेमा है उस सारे हिंदी सिनेमा का आप बायकॉट कीजिए जिसमें आपके धर्म को, आपके राष्ट्र को,
आपके परंपराओं को, आपके त्योहारों की बेइज्जत की जाती है और आपको ये दिखाया जाता है कि आप ऐसा हैं, आप दरिद्र हैं, आपका देश बहुत ही गिरा हुआ देश है, बहुत ही कमज़ोर देश है, यहाँ तो अन्याय ही अन्याय फैला हुआ है। आपके मंदिर के जो पुजारी होते हैं हर मूवी में उसको बलात्कारी दिखाएगा। जिसने तिलक लगा लिया उसको हमेशा गुंडा, मवाली, बदमाश या बलात्कारी दिखाएगा। 76 जो नंबर है उसके बिल्ले छाप के बोलेंगे कि इसको घुमा देंगे, सब कुछ साबित हो जाएगा, लेकिन मंदिर पे जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। दोस्तों, बॉलीवुड और गाने, म्यूजिक है, ये लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए दोनों तरीके से काम करता है। ये आपको पीछे भी लेके जा सकता है, देश पे आघात भी कर सकता है और देश की जो संस्कृति, सभ्यता है उसको आगे लेके भी आ सकता है। इसलिए आप उन लोगों की मूवी बिल्कुल ना देखें जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। कई बार आपको पता ही नहीं चलता, आपको लगता है आमिर खान बहुत अच्छा आदमी है। हाँ, होगा बहुत अच्छा आदमी, हम मना नहीं कर रहे हैं। अच्छा आदमी होना और देशभक्त होने में बहुत अंतर है। इस देश के लिए लड़ना, इस देश के लिए सोचना, इस देश के लोगों के साथ खड़े होना और अच्छे आदमी होने में बहुत फर्क है। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि देश के असली हीरो कौन है। दोस्तों, अंत में दो चीजें और हैं जो बहुत ही छोटा सा मैं बोलूँगा। एक है रिलीजियस कन्वर्जन, इसके ऊपर तुरंत रोक लगनी चाहिए, चाहे वो इस्लाम धर्म का हो, चाहे वो ईसाई धर्म का हो। देश में जिस ढंग से धर्मांतरण हो रहा है, स्पेशली ट्राइबल एरिया और जो गरीब एरिया हैं उनके अंदर लोगों को पैसे का लालच देके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। देश की जो जनसंख्या का अनुपात है उसको बिगाड़ा जा रहा है और आगे आने वाले में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि हमने ये देखा है जहां भी 34 या 35% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन होती है वहाँ लोकतंत्र नहीं रह सकता, वहाँ लोकतंत्र कभी जिंदा हो ही नहीं सकता। दुनिया के सारे उदाहरण आपके सामने, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। उसके अलावा एक जो डायनेस्टिक जो पॉलिटिक्स है, परिवारवाद की राजनीति है देश में। राहुल गांधी किसके लिए लड़ेगा? अपने परिवार के लिए। लालू का बेटा किसके लिए लड़ेगा? अपने परिवार के लिए। मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव किसके लिए लड़ेगा? अपने परिवार के लिए। स्टालिन का बेटा किसके लिए लड़ेगा? अपने परिवार के लिए। ठाकरे का बेटा किसके लिए लड़ेगा? अपने परिवार के लिए। अब्दुल्ला का बेटा किसके लिए लड़ेगा? अपने परिवार के लिए। मुफ्ती की बेटी किसके लिए लड़ेगी? अपने परिवार के लिए। तो फिर देश के लिए कौन लड़ेगा? जो देश के लिए लड़ेगा आपको उसके साथ खड़े रहना है। और देश के लिए कौन लड़ रहा है वो आपको पता है, या मैं नाम लूं? नरेंद्र मोदी देश के लिए लड़ रहा है। और अंतिम जो इस विषय पे मैं बोलना चाहूंगा, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इंटरनेशनल जो इंटरफेरेंस हो रहा है, बाहर की जो ताकतें हैं उनका भारत के अंदर जो इंटरफेरेंस हो रहा है, चाहे वो सोरोस फाउंडेशन हो। सोरोस ये बोलता है कि मैं कितने 80,000 करोड़ रुपए लगाने को तैयार हूं नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा दो। कोई आदमी 80,000 करोड़ रुपए क्यों लगाएगा एक आदमी को हटाने के लिए? कभी आप सोचिए, क्यों लगाएगा? चीन इतने पैसे क्यों लगा रहा है? क्यों राहुल गांधी हमेशा चीन की वकालत करता है? क्यों राहुल गांधी विदेशों में जाके भारत की बुराई करता है? आपकी तकलीफ सरकार से यहां पे रखिए ना। आप इस देश के युवाओं को बोलिए, देश के युवाओं को बताइए कि नरेंद्र मोदी में क्या खामियां हैं। आप अमेरिका जाके, आप यूरोप जाके भारत की तौहीन करते हैं, भारत की बेइज्जती करते हैं और चीन को कहते हैं चीन आगे जा रहा है, चीन ने हमारा कब्जा कर लिया। अरे चाचा नेहरू ने जमीन दे दी थी, आज किसी ने कब्जा नहीं किया। चीन ने लड़ाई करने की कोशिश की, हमने उनको जवाब दिया। हमारे 26 लोग शहीद हुए, उनके 108 लोग शहीद हुए। देखो उनके सैनिक है, मैं सोल्जर हूं, तो किसी भी दूसरे देश के सैनिक की कभी मैं वैसे बुराई नहीं करूंगा। वो अपने देश के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अगर उन्होंने हमारे पे हमला किया तो हमने जवाब दिया। लेकिन भारत के बारे में दुष्प्रचार करके जिस ढंग से ये पूरे लोग काम कर रहे हैं, और इनका एक ही मकसद है कि इस सरकार को येन केन प्रकरण गिराया जाए और जो ये इंडी संगठन बना है, ये जो परिवार वालों का एक संगठन बना हुआ है, ये देश पे राज करे ताकि वो भारत को दोबारा लूट सके। लेकिन मेरा फिर भी भरोसा है कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि यूना और मिस्र और रोमा सब मिट गए, बाकी मगर नामो निशान हमारा है, सदियों दौरे दुश्मन रहा हमारा। जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया। धन्यवाद मेजर साहब। निश्चित ही आपके विचार बहुत ही स्पष्ट
उद्वेलित करने वाले और ज्ञानवर्धक थे। भाई साहब ने जो विषय रखे हैं, जो चुनौतियां भारत के स्वत्व पर हैं, जैसे नक्सलिज्म, बौद्धिक आतंकवाद, न्यायपालिका द्वारा चयनित हस्तक्षेप, भारतीय इतिहास के साथ तोड़ मरोड़, इन सभी विषयों पर बाहर हॉल में पुस्तकें उपलब्ध हैं। आप उस साहित्य से लाभान्वित होइए। आगे एक परिचय है हमारे बीच, शांतिलाल जी सोनी। आप एक कवि, लेखक और कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्रीय कवि संगम के आप जिला अध्यक्ष हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप काफ़ी सक्रिय रहते हैं। पुस्तक परिचय के लिए मैं राम सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। पुस्तक परिचय में आज जो पुस्तक है उसका जो शीर्षक है वह है राष्ट्रीय स्वत्व के लिए संघर्ष। जैसा कि मेजर साहब का विषय भी इससे मिलता जुलता ही था। इस पुस्तक में पृष्ठ संख्या 272 है और जो प्रिंट प्राइस है इसकी वो 699 रुपये है, जिस पर कुछ डिस्काउंट भी होगा जो स्टॉल पर आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ से जाने के बाद बाहर स्टॉल पे ये बुक आप देखें और ले सकते हैं वहाँ से। जो इसके कंटेंट की बात है तो कंटेंट में जैसा कि यहाँ बताया गया कि भारत के स्वत्व पर ब्रिटिश शासनकाल में और ब्रिटिश शासनकाल के बाद किस तरह से हमले हुए, ये सारा इसमें विस्तार से और विश्लेषणात्मक तरीके से बताया गया है। इस पुस्तक के लेखक जे नंद कुमार जी हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तो आप इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से जाने के बाद। मेजर साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सुलोचना। पुस्तक भेंट के लिए मैं विवेक जी जांगीड़ को मंच पर आमंत्रित करता हूं। समयाभाव के कारण प्रश्नोत्तर सत्र नहीं हो पाया है। मेजर साहब का आज शाम को 5 बजे भी सत्र है और कल 2 सत्र हैं, तो कल पूरा समय होगा, हमारे सत्र भी लंबे होंगे तो अच्छे से संवाद हो सकता है। तो उन सत्रों में आप सब लोग पधारें। इसके बाद आप बाहर पुस्तक विक्रय के लिए स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ अवश्य रूप से विजिट करें। धन्यवाद।